दोस्तों डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके नंबर्स काफ़ी ज़बरदस्त आ रहे हैं। वजह हमें पता ही है कि जो मेटल की डिमांड बढ़ी है ग्लोबली, चाइना प्रोड्यूस कर नहीं पा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से डेवलप हो रहा है, जिसका फ़ायदा सीधा सीधा इंडियन मेटल कंपनीज को मिल रहा है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट भी इन कंपनीज को सपोर्ट कर रही है, फिर चाहे वो मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी हो या फिर इस सेक्टर के लिए बजट बढ़ाने की पॉलिसी हो, जिससे हमें लगता है कि इस सेक्टर में तेज़ी फिलहाल रुकने वाली नहीं है। उम्मीद है अगले कुछ सालों तक ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसी सेक्टर का एक स्टॉक जो ना सिर्फ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करता है बल्कि एल्यूमिनियम से बनने वाले अलग अलग केमिकल्स भी बनाता है, जिनका यूज़ प्लास्टिक में, रबर वगैरह में, पेपर में, पीवीसी में, पेंट वगैरह में किया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेशनल एल्यूमिनियम की। इस कंपनी ने मंडे को अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए, काफ़ी बेहतरीन नंबर्स इसने दिए हैं, लेकिन उसके बाद मंगलवार को इसने अपने 52 वीक हाई को छूने के बाद 3.5% तक की गिरावट दर्ज करी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस गिरावट के पीछे के रीजंस क्या हैं, इसके रिजल्ट्स का एनालिसिस हम करेंगे और इसके फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन को समझते हुए इसके आने वाले टाइम की ग्रोथ को जानने की कोशिश करेंगे। और हम जानेंगे कि जिन्होंने इस कंपनी के स्टॉक्स को होल्ड किया हुआ है उनको क्या करना चाहिए और जो इसमें एंटर करना चाहते हैं उनके लिए क्या बेस्ट लेवल होंगे। तो बने रहिए दोस्तों। इसके बिजनेस को तो हम मोटा मोटा जानते हैं दोस्तों। ये एक पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी को ऑन करती है और इंडिया की नवरत्न कंपनीज में से ये एक है। और मेटल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। एल्यूमिनियम की इंडिया के अंदर में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और इसके पास में क्या क्या फैसिलिटीज़ है अगर उसकी बात करें तो पोर्ट फैसिलिटीज़ इसके पास में अपनी है, बॉक्साइट माइंस इसके अपने हैं, एल्यूमिनियम रिफाइनरी इसके पास में है, कैप्टिव पावर प्लांट इसके पास में है, एल्यूमिनियम स्मेल्टर इसके पास में है, ये सोलार पावर का भी यूज़ करती है, विंड पावर प्लांट्स भी इसके अपने हैं और रोल्ड प्रोडक्ट यूनिट भी इसके पास में है और अपनी खुद की पोर्ट फैसिलिटीज़ भी इसके पास में है। और इसके फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कंपनी का नाम है, 77.15 का इसका करंट मार्केट प्राइस है। आज के डेट में 3.62% गिरा हुआ है। 52 वीक लो इसका 29.10 है, 52 वीक हाई इसका 84.30 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 14,169 करोड़ का है। एंटरप्राइज वैल्यू इसका 12,201 करोड़ का है और नंबर ऑफ शेयर्स इसके 183 करोड़ है। फेस वैल्यू इसका 5 है, प्राइस टू बुक इसका 1.33 है, प्राइस टू अर्निंग इसका 10.9 है, डिविडेंड यील्ड इसका 1.95% है। गवर्नमेंट कंपनी है तो डिविडेंड यील्ड अच्छी रहती है। बुक वैल्यू इसका 58.14 है, कैश इसके पास में 1980 करोड़ है, अर्निंग पर शेयर इसका 7.08 है, प्रमोटर होल्डिंग 51.28% है, डेट इसके पास में मात्र और मात्र 12.31 करोड़ है। कैश के मुकाबले अगर देखा जाए तो डेट कुछ भी नहीं है, ना के बराबर भी नहीं है दोस्तों। और इसके पिछले 5 सालों के रेवेन्यू की ग्रोथ को अगर देखा जाए दोस्तों तो 2016 से 2019 तक रेवेन्यू बढ़ा था इसका, अच्छा खासा बढ़ा था। और उसके बाद 2019 से 20 में इसका रेवेन्यू गिरा भी है और वो भी अच्छी मात्रा में गिरा हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस साल इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या ग्रोथ हुआ है। उसके लिए हम सीधा चलते हैं इसके रिजल्ट्स के ऊपर। और जैसा कि हमें पता है दोस्तों कि मेटल सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर है। ये कंपनीज 2-4-5 साल तक तो अच्छा करती हैं, फिर 2-3 साल तक फिर डाउन आ जाती हैं, फिर 2-3 साल बाद फिर 4-5 साल तक अच्छा करती है। तो उस तरीके का रेवेन्यू जो है ना इसका अभी भी दिखाई दे रहा है। 2019 तक इसने अच्छा किया था, 20 में डाउन आ गया था, इवन 21 के जो हाफ तक है तब तक भी इसका जो रेवेन्यू है वो डाउन ही था और सेकेंड हाफ से भी इसने कम बैक करना एक तरीके से चालू किया हुआ है। तो अगर देखा जाए फर्स्ट हाफ में अच्छा नहीं किया और कोविड भी स्टार्ट हो गया था जिसकी वजह से इसके रेवेन्यू में उतना ग्रोथ नहीं आ पाया। अगर पूरे साल उसी सेकेंड हाफ की तरह इसका ग्रोथ रहता, उस तरीके से प्रोडक्शन रहता, तो मुझे लगता है कि ये डबल रेवेन्यू कर सकता था इसका। वैसे अगर रेवेन्यू देखा जाए इसका 8,471 करोड़ से 8,955 करोड़ हुआ, 5.71% की मामूली सी बढ़त इसमें हालांकि अच्छी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 489 करोड़ से 1782 करोड़ हुआ है, यानी कि 264% का जंप। इंटरेस्ट इसने हालांकि थोड़ा ज्यादा किया हुआ है, 5 करोड़ से 7 करोड़ यानी 23% का जंप। नेट प्रॉफिट भी इसने ज्यादा किया हुआ, अच्छा किया हुआ, 136 करोड़ से 1299 करोड़ यानी 853% का अच्छा खासा जंप। मार्जिन्स भी इसके इंप्रूव हुए, 5.77% से 19.91% इसका मार्जिन्स हुआ है, जो कि बहुत अच्छा एक तरीके से कह सकते हैं ग्रोथ इसमें 14.14% की ग्रोथ है।
और आप देख सकते हैं जैसा कि मैं अभी बोल रहा था 5,500 करोड़ का जो रेवेन्यू है इसने सेकेंड हाफ में ही किया हुआ है, यानी दिसंबर क्वार्टर में और मार्च के क्वार्टर में अगर कैलकुलेट करके अगर जोड़ा जाए इसको तो 5,500 करोड़ तक का रेवेन्यू इसने सेकेंड हाफ में ही किया हुआ है। अगर कंपेयर किया जाए इन दोनों क्वार्टर्स को भी तो दिसंबर क्वार्टर के रेवेन्यू से इसने मार्च क्वार्टर के रेवेन्यू को अच्छा किया हुआ है, 18% का ग्रोथ इसने दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 433 करोड़ से 944 करोड़, 117% का जंप। इंटरेस्ट इसने जो है फ्लैट किया है एक तरीके से, और इसका नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए 239 करोड़ से 935 करोड़ हुआ, यानी 290% का जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18.24% से 33.46%, यानी 15.22% का जंप। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें दोस्तों तो प्रमोटर का इसमें मेजोरिटी स्टेक है जो कि 51.28% है, प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स का इसमें 8.93% का स्टेक है। एफआईएस का इसमें 8.38% का स्टेक है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की अगर बात करें तो जैसा कि हमें पता है पीएसयू कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इसमें जितना स्टेक है वो टोटल प्रमोटर का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी का इसमें है 5.7%। आपने अक्सर गौर किया होगा दोस्तों कि जो पीएसयू कंपनीज होती है उसमें एलआईसी जो है अच्छा खासा स्टेक लेती है। रीजन की मतलब वो जो है ना सिक्योर जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, जो मतलब कुछ अच्छी जगह पे भी करती है, कुछ ऐसा ग्रोथ वाली जगह पे भी वो करती है, लेकिन ज्यादा अपना जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में रखती है क्योंकि डिविडेंड वगैरह गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छा मिलता है। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 15.85% का इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का स्टेक है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल का ओवरऑल अगर देखा जाए तो 30.7% का इसमें स्टेक है। और इसके पास्ट के रिटर्न्स की अगर बात करें दोस्तों तो इसने इन्वेस्टर्स को स्टॉक प्राइस के टर्म में तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया हुआ है, लेकिन डिविडेंड कंपनी ने अच्छा दिया हुआ है। वैसे मैं बता दूं कि ये जो कंपनीज होती है ना पीएसयू कंपनीज या फिर मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं ये साइक्लिकल होते हैं। एक तरीके से एक जगह पे इसका टॉप आ जाएगा, फिर वहां से पहाड़ की चोटी की तरह ही चलते हैं दोनों ही सेक्टर के स्टॉक्स, और ये तो मतलब एक तरीके से दोनों सेक्टर्स का कॉम्बो एक हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि रिटर्न्स इसने स्टॉक के प्राइस के टर्म में क्यों नहीं दिए हुए। वैसे आप देखना चाहो देख सकते हो कितने रिटर्न्स हैं स्क्रीन के ऊपर में। अब इसको थोड़ा अदर पैरामीटर्स पे अगर देखें दोस्तों तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए सफिशिएंट डेटा नहीं है। एफडी से अच्छे रिटर्न इसने दिए हुए हैं, डिविडेंड भी अच्छा देती है, एंट्री पॉइंट अभी जो है अच्छा नहीं है ऐसा बता रहा है, रेड फ्लैग वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर एनालिस्ट की माने तो 50% एनालिस्ट बोलते हैं इसको बाय करो और 50% ये भी बोलते हैं कि इसको बाय मत करो। अब मैं अपना पर्सनल व्यू आपको बताऊं दोस्तों तो मैं जो है ना 2-3 साल के लिए इन स्टॉक्स में पॉजिटिव हूं। क्यों पॉजिटिव हूं? क्योंकि दो थीम्स के साथ में ये जुड़े हुए स्टॉक्स हैं। एक तो पीएसयू थीम है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनका प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से स्टॉक चर्चा में बने हुए हैं, और दूसरा जो है ये मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है, और मेटल सेक्टर का हमें पता है कि इसमें डिमांड जो है अभी बनी रहने वाली है। जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रहा है तो 2-3 साल तक ये डिमांड आराम से चलेगी, और जिसकी वजह से स्टॉक जो है अच्छा करेंगे। 2-3 साल के लिए अगर डिमांड है तो ये मान लो कि 1-2 साल के लिए तो हम इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख ही सकते हैं। हम इसमें हर डिप पे बाइंग कर सकते हैं और टाइम टाइम से अपने पोर्टफोलियो रिव्यू करते रह सकते हैं। टाइम टाइम पे अपडेट्स वगैरह जो भी न्यूज वगैरह मार्केट में चल रही है उसके हिसाब से हम अपना डिसीजन आगे इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं जैसा हमको आगे डिसीजन लेना है। अब बात करते हैं कि जो इसमें एंट्री करना चाहते हैं उनके बारे में, तो हर डिप में इसको बाय करो। ये गिरावट है ना इसका एक मेन रीजन है, उसके अलावा ये गिरावट और कोई भी नहीं है। रिजल्ट ना इसके ज्यादा खराब आए हुए ना ये ज्यादा बढ़ा हुआ है स्टॉक, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी रीजन नहीं है। रीजन है कि ये जो है ना इसमें पोजीशन जो है लॉन्ग की पोजीशन काफी ज्यादा बन चुकी है, ठीक है। इसकी वजह से जो एफएनओ में है ना ये स्टॉक बैन हो गया था आज की डेट में। आपको पता होगा, शायद आपने न्यूज़ अगर पढ़ी होगी, मेरा सुबह का प्रोग्राम आता है 3 मिनट ट्रेडिंग आइडियाज़ का, तो उसमें मैंने बताया भी होगा। तो ये जो स्टॉक है एफएनओ से बैन है, तो पोजीशन इसमें जो है हल्की कर रहे हैं ट्रेडर्स वगैरह, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी मतलब उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो है ये रीजन है इसका, बाकी अदर कोई रीजन नहीं है। और अगर ये एफएनओ बैन से अगर बाहर हो जाता है उसके बाद में फिर इसमें तेजी आना चालू हो जाएगी और अच्छी तेजी इसमें आएगी। और अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं तो होल्ड करके रखो, बस टाइम टाइम से रिव्यू लेते रहो कि किस तरीके से क्या करना है आगे, वो न्यूज़ वगैरह से अपडेट रहो और मार्केट के जो वोलेटिलिटी है उससे अपडेट रहो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल्ड एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं, जिससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो कंपनी की रिसर्च करने में आपको 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट के वीडियो में मिल जाएंगी।
जिससे आपके टाइम की बचत तो होती ही है, साथ ही इन वीडियोस को आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे देख सकते हैं, कहीं किसी का वेट कर रहे हैं उस टाइम पे देख सकते हैं, जिससे आप अपने फ्री टाइम को भी अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।